हाँ जी, सभी को नमस्कार। आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हाँ जी, आ जाओ भी सारे। हाँ जी, कैसे हो सभी? रविंद्र, अच्छा, गुड आफ्टरनून। आ जाओ भी सारे बच्चे आ जाएं जल्दी से। तो करें अपनी क्लास को स्टार्ट। खैर आते रहेंगे बच्चे इतने आराम आराम से, है ना? आराम आराम से आएंगे ना, जल्दी से आया करो। ये कहता है कि क्या ओ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है? ठीक है ना? ये कहता है कि ये जो ओ स्वर ध्वनि है ना, ओ, ठीक है, एक मिनट भाई, कर दे थोड़ा सा मार्कर को चेंज। जो ओ स्वर ध्वनि है वो आ और ओ के बीच की ध्वनि है, तो क्या आएगा? यस, हाँ, ठीक है ना? आगे देखो, एक मिनट ठहरो भाई। इसका हाँ क्यों आएगा भाई? शायद मेरे भी माइंड से बात स्लिप हो गई। इसका क्या आएगा? नहीं, क्योंकि भाई देखो, ये जो ओ है ना, ओ, ये ओ जो है, इनके बीच की ध्वनि नहीं है भाई। हाँ, हाँ क्यों नहीं आएगा भाई इसका? ये मेरे से गलती होगी, मेरे को दिमाग में कुछ और ही था, मैंने ये कर दिया। ये नहीं आएगा क्योंकि अपा ओ का प्रयोग तो इसीलिए करते हैं, इस चांद बिंदु का, कि अंग्रेजी के जो ओ की ध्वनि है उसको हिंदी में लिखने के लिए ऊपर किसका प्रयोग किया जाता है? चांद बिंदु का। ठीक है, आगे देखो। निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी है? ये कह रहे हैं कि निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी है? कंठे, ठीक है, तो बता दो। ये है ना क और ख, ये कंठे ध्वनि है। ये दोनों क्या हैं? कंठे ध्वनियां हैं, क और ख। अगर मैं च और छ की बात करूं तो ये है कौन सी है भाई? तालव्य, यानी कि जिनको बोलते समय हवा का प्रेशर कहाँ है? तालू पर है। हवा का प्रेशर कहाँ है? तालू पर है। उसके बाद देखो ट और ठ, ये कौन सी ध्वनियां हैं? ये मूर्धन्य है भाई। ये कौन सी है? मूर्धन्य। और ब और भ, ये ओष्ठ है। ये अपनी कौन सी है भाई? ओष्ठ ध्वनियां हैं भाई। देखो, जब भी हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो बोलते समय हवा का प्रेशर जहां होता है ना, वही उसका उच्चारण स्थान माना जाता है। ठीक है, तो अब देखो, च और छ ये तालव्य है, ट और ठ ये मूर्धन्य है ना? ब और भ ओष्ठ है, लेकिन क और ख जो हैं ये कौन सी ध्वनियां हैं? ये हमारी कंठ्य ध्वनियां हैं भाई। ठीक है, आगे देखो। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य के बारे में पूछ रहे हैं, मूर्धन्य, ठीक है ना, कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो ये कौन से हैं? ये ना ड और ढ। इससे पीछे वाले पेज में क्या था? ट और ठ। तो ये जो हमारी पूरी लाइन है, क्या? ट, ठ, ड और ढ, ये चारों ही क्या है भाई? मूर्धन्य व्यंजन है। चारों ही किस प्रकार के व्यंजन हैं? मूर्धन्य। ठीक है, उसके बाद देखिए क और ख, ये दोनों क्या हैं? अभी तो बात की थी, ये दोनों कंठे ध्वनियां हैं। ये दोनों कौन सी हैं? कंठे ध्वनियां। ब और भ, ये अभी अभी बात की थी, ओष्ठ है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देती हूं। और छ और जय, ये दोनों तालव्य ध्वनियां हैं। ये दोनों कौन सी है भाई? तालु से बोली जाती हैं, ये दोनों तालव्य हैं। कौन सी? एक तो छ और एक जय। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए आगे। अगला देखिए, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण, ये पूछ रहा है कि अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प, अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ी। और प्राण का मतलब क्या है भाई? वायु। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से वायु क्या निकलती है? थोड़ी निकलती है। मैंने आपको करवाए थे ना, एक तो अल्प प्राण और एक करवाए थे कौन से? महाप्राण। ये दोनों मैंने आपको टॉपिक ये दोनों बताए हुए अच्छी तरह से, अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखो, अल्प प्राण कौन से होते हैं?
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा वर्ण ये क्या होता है भाई, ये महाप्राण होता है। ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा कौन सा होता है भाई, महाप्राण होता है। तो अब देख लेते हैं इसके अंदर तय और थे, ये दोनों तो क्या हैं, पहले और दूसरे हैं, तो नहीं मैच खाता, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। कै और गै, कै पहला और गै क्या है, तीसरा, ये कर रहा है मैच। ये पहला और ये दूसरा, ये भी मैच नहीं कर रहा। और ए और आ, ठीक है ना, तो ये जो अल्प प्राण में ये देखो ए और आ भी आ गया। हमने किया था कि सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, आप यहाँ पर क्या हो सकते हो, कंफ्यूज। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है अभी, अच्छा फोर्थ का बी आएगा। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैडम ये ए और आ भी तो आएगा, लेकिन ये हम कर लेते हैं कि जो सारे स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, बाकी स्वरों को अल्प प्राण कब माना जाता है, वो तो भाई मतलब हम जब कर रहे होते हैं तो कर लेते हैं कि स्वर बताओ किस में आएंगे, क्योंकि जो स्वर होते हैं ना वो सह घोष तो होते हैं, लेकिन अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो इनके अंदर जो संस्कृत के ग्रामर है ना वो ये नहीं मानती कि स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो आप कहोगे क्या संस्कृत के ग्रामर इनको महाप्राण मानती है, नहीं, वो कहती है स्वर का इसमें जिक्र ही ना करो, स्वर का इसमें जिक्र ही ना करो, ना तो ये अल्प प्राण में गिनो ना ये महाप्राण में गिनो। लेकिन हम कई बार एग्जामिनर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले स्वर में से तो आप बता सकते हैं। अब इन दोनों में से आंसर कौन सा सही होगा, बी वाला होगा। ठीक है ना, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी का माना कि भाई बताओ, स्पेलिंग, स्पेलिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में वर्तनी होता है। कौन सा शुद्ध है, ये है ना, कौन सा शुद्ध है भाई, उन्नति, ये वाला शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, उन्नति। ठीक है, फिर देखिए इनमें बताओ बताओ बताओ, हाँ जी बताइए, इनके अंदर ये वाला शुद्ध कौन सा है, राजनीति। इसमें बताओ इसमें तो क्लियर है भाई, निस्वार्थ ये तो नहीं होता, निस्वार्थ ये भी नहीं होता, निरस्वार्थ ये भी नहीं होता, तो कौन सा आएगा, सी वाला ऑप्शन सही। कौन सा है, निहि प्लस में स्वार्थ। ठीक है ना, सही ऑप्शन कौन सा है, निहि प्लस में स्वार्थ। फिर देखिए प्रतिपाद, प्रतिपद्य, प्रतिपद्य, प्रतिपद, बताओ भाई ये वाला सही है। प्रतिपाद नहीं होता, ये सही हो जाता अगर दे के पैर में अलंत लगा देता तो ये सही हो जाता भाई, लेकिन इसने दे को पूरा कर दिया, ये गलत है। अगर दे के पैर में हलंत लगाता तो हो जाता। प्रतिपद ये नहीं होता, ये होता है प्रति और पा और आधा दे और दे के पैर में क्या, ये है प्रतिपद्य होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि का मैंने आपको कहा था, अरे यहां पर तो ट्रिक चल जाएगी। मैंने कहा था वृद्धि संधि हमेशा वहां होती है जहां पर शब्द के बीचों बीच या तो ए की मात्रा हो या औ की मात्रा हो। ठीक है ना, क्या बात हुई थी हमारी कि वृद्धि संधि वहां होती है या तो शब्द के बीचों बीच किसकी मात्रा हो, ए की, या किसकी हो, औ की। तो सदैव इसमें वृद्धि संधि है, और सदैव का विग्रह कैसे बनेगा, सदा प्लस में एव। आ के साथ जब ए को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ए। सदै डबल मात्रा सदैव, तो ये तो है भाई। जलोद, जल प्लस में ओध, जल प्लस में ओध, ए के साथ अगर औ को मिलाएंगे औ बन जाएगा। परमोदार्य, परम प्लस में ओदार्य। ठीक है,
तो ए के साथ ओ को मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा, लेकिन आंसर अपना ये आएगा। ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि गुरुपदेश, गुरुपदेश, तो इसका क्या बन जाएगा यहां से बड़ा ऊ निकालेंगे, और बड़ा ऊ कैसे बनेगा, ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ को मिला दिया जाए, तो यहां पर है गुरु और यहां पर क्या है, पदेश। एक इसके साथ जाएगा और एक इसके साथ, क्या बन जाएगा, गुरु प्लस में उपदेश। ठीक है, तो बड़ा ऊ बन रहा है, संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। ठीक है ना, ये कौन सी संधि है भाई, दीर्घ संधि है। ठीक है, उसके बाद देखो दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, इसमें दीर्घ संधि पूछ रहा है भाई, बता दो, बताओ बताइए, इसके अंदर किसके अंदर है, हाँ जी बोलिए भी, बोलिए किसमें, इसके अंदर दीर्घ संधि किसमें है? अब इसमें देखते हैं इसमें कौन सी है, महर्षि। मैं आपको ये बार बार बात बोलती हूं कि शब्द को देखने से कभी भी पता नहीं चलेगा संधि कौन सी है, बार बार कहती हूं ना भाई, शब्द को देखने से पता नहीं चलेगा संधि कौन सी है। अब महर्षि, यहां पर कौन सी साउंड आ रही है, बीच में ए और अर, यानी कि इसका विग्रह क्या बनेगा, महा प्लस में ऋषि, तो ये तो दीर्घ संधि नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया। देवेंद्र, देवेंद्र का क्या बनेगा, देव और प्लस में इंद्र, तो यहां पर ए और यहां पर ई क्या बन गया, ए। ए किसमें बनता है, गुण संधि में, ये गुण संधि का उदाहरण है। और ये भी किसका है, महर्षि, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है ना। सूर्योदय क्या बन जाएगा, ओ निकाल लेते हैं, दीर्घ में ओ नहीं बनता, तो कैसे होगा, ए या आ के बाद ऊ या ऊ को मिला दिया जाए, तो यहां पर क्या बच गया, सूर्य, और यहां पर दे, तो क्या बना देंगे, सूर्य प्लस में उदय। तो ये उदाहरण किसका हो गया, ये भी गुण का हो गया भाई। अब बच गया क्या, दैत्यारी, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, दैत्यारी बनता है। ठीक है ना, तो या को आ को निकाल लेंगे, या में से आ कैसे बनेगा, ए या आ के बाद ए या आ को मिलाने से, तो यहां पर क्या बच गया, दैत्य, और यहां पर क्या बच गया, री। एक किसके साथ जाएगा, कैसे, दैत्य और प्लस में अरी, अरी का मतलब क्या होता है, शत्रु, कि जो दैत्य का शत्रु है वो दैत्यारी है भाई। डी वाला ऑप्शन, क्या बात, इसका नहीं आया था क्या आप लोगों को, इसका नहीं आया था क्या समझ में, जो आपने कोई भी आंसर ही नहीं दिया किसी बच्चे ने भी, अब आया क्या समझ में, मैंने तो सारे चार ऑप्शन ही खोलकर बता दिए भाई आपको। और तभी फायदा होता है क्वेश्चन सीरीज करने का, जब हम चारों ही प्रश्नों को खोलकर लिख देते हैं, प्रश्नों को नहीं सॉरी, चारों ही ऑप्शन को। अगर एक ही ऑप्शन बताना है फिर तो कहीं से पढ़ लो चाहिए, पर जहां पर चारों ही ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाए तो उससे हमें जो दूसरी संधि है ना, या जो दूसरा टॉपिक होता है उसके बारे में भी अपने को नॉलेज मिलती जाती है। ठीक है, तो देखो महर्षि में गुण संधि है, देवेंद्र में भी गुण संधि है, सूर्योदय में भी गुण संधि है, पर जो दैत्यारी, दैत्यारी आ की मात्रा आएगी, दैत्यारी के अंदर कौन सी संधि है, इसके अंदर दीर्घ संधि है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, दैत्यारी आ जाएगा। फिर देखिए पवित्र में प्रयुक्त संधि बताओ, पवित्र, तो अब पवित्र में आपको संधि बतानी है, तो कैसे बताओगे, इसका संधि विच्छेद करो। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, पो और प्लस में इत्र, ये बनेगा ना, तो ओ निकाल लेंगे और यहां से क्या, ई बन क्या जाएगा, अवी। ठीक है, ये ई की मात्रा जुड़ जाएगी, पे आधा पर ए कर देगा पूरा, वी और त्र, पवित्र बन जाएगा। पो प्लस में इत्र क्या बनेगा भाई, पवित्र, तो कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, अयादि, कौन सी संधि है इसके अंदर, अयादि। ठीक है, अब देखो इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, बता दो, एक आधा तो बता दो, अब तुम लोग बिल्कुल ही साइलेंट ही हो गए। हाँ जी,
सी इत प्लस में आदि, ये उसका बताए पीछे वाले का। अच्छा पीछे वाले का बताया होगा आपने, इसका बताओ। इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताओ। तो कैसे करेंगे? इत्यादि का कर दो संधि विच्छेद, अपना करे करो, उसके ऑप्शन को छोड़ दो एक बार। यहां से हमने आ निकाल लिया, यहां पर क्या बच गया? इत्य, और यहां पर क्या बच गया? दी। आ बनता कैसे है? ए या आ के साथ अगर ए या आ को मिला देंगे, दोनों में से एक इसके साथ जाएगा और इन दोनों में से एक इसके साथ, तो इत्ते इत्ते बनेगा क्या? अरे मैं तो इसका संधि विच्छेद गलत कर रही हूं, कहाँ दिमाग चला गया, संधि विच्छेद गलत कर दिया मैंने, गलती हो गई भी, सॉरी 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 सॉरी। ये तो मैंने आगे पता चला ये क्या हो रहा है। डी आपका सही है, मैं संधि विच्छेद करके बता रही थी, डी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये के आगे आधा वर्ण है, और मैंने ये में से आ निकाल लिया सीधा, इसके आगे जो आधा वर्ण है ना उसकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई, कि ये के आगे आधा वर्ण भी है। ठीक है, बढ़िया आपने ध्यान दे दिया, अच्छी बात है। ये के आगे आधा वर्ण है, तो हम क्या करेंगे? अगर आप सोचो ना मैडम इति प्लस में आदि आप करने को, तो देखते ही पता चल गया भाई, ठीक है इसमें देखते ही पता चल गया, पर अपने को संधि विच्छेद करना आना चाहिए। तो ये के आगे कोई तय है, तो यानी कि ये के आगे कोई ई थी, तो इति, और यहां से निकाल लो सवर आदि, ये बनता है। 1 मिनट का काम था, ठीक है ना? इति आदि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? कितना आसान है भाई। क्या कहता है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है भाई प्रत्यय, ठीक है ना? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यय। तो ये जो संधि होती है ना, संधि, ये तो दो वर्णों का मेल है ना? रिवाइज कर लें, संधि क्या है? दो वर्णों का मेल होता है। और जो सर्वनाम है वो क्या है? इनका प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर क्या होता है? इनका प्रयोग होता है। और उपसर्ग वो होते हैं जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। और प्रत्यय वो होते हैं जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? डी। फिर देखिए, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा है? ठीक है ना? ये पूछ रहा है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो प्रख्यात में देखो, अगर अपा प्रख कर दे तो जमे गलत है, तय तो उपसर्ग है ही नहीं, ये तो लास्ट में है, आत ये भी नहीं है, तो यही है अभी प्र, प्र और प्लस में ख्यात, ऐसे है, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो एक तो उपसर्ग होता है प्र, ये तो कोई उपसर्ग ही नहीं होता, प्रत्यु ये तो उपसर्ग ही नहीं होता, ये तो कोई भी उपसर्ग नहीं है क्या ऐसा? अरे प्र को कैसे मान लिया आपने? अच्छा प्रख्यात का बताए, इसका बता दो, प्र को नहीं मानना, इसका बताओ मेरे को। बी, हाँ बी आएगा, क्योंकि अगर इसमें से प्र निकालेंगे ना प्र, तो पीछे क्या बच गया? तयुत्पन्नमति, ये कोई शब्द थोड़ी ना है, तो इसमें से प्रति निकालेंगे, प्रति, और प्रति के बाद क्या बच गया कि ये इसमें से ओ निकालो, उत्पन्नमति, ऐसे बच गया। ठीक है ना? प्रति उत्पन्नमति बच गया, तो अपना आंसर क्या आएगा? प्रति आएगा। ठीक है, फिर देखो, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ये तो जब आसान है, फ्री का नंबर है भाई। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो वो नंबर क्या है, यू मान के चलना, ये फ्री का नंबर है। ये कह रहा है कि जो गमन है ना, गमन शब्द, इसके आगे हम कौन सा उपसर्ग लगाएं कि ये इससे उल्टा बन जाए भाई। ठीक है, तो अगर गमन के आगे उप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? उपगमन, ये तो बड़ी नहीं बात। आ लगाएंगे तो आगमन, आगमन तो फिर आना ही होता है, ये भी बात नहीं बनी। तो फिर अनु लगाएंगे तो अनुगमन,
अनुगमन, अनु का मतलब तो पीछे पीछे चलना होता है। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। और गमन का मतलब जाना। जो पीछे पीछे जाना होता है वो अनुगमन है। प्रति लगेगा भी, प्रतिगमन। गमन का विपरीत क्या होता है? प्रतिगमन। ठीक है ना? तो आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? आप प्रति का उपयोग करेंगे भी, प्रति का। फिर देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। क्या पूछ रहा है कि जो समास शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इस शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है संक्षेप। ये आएगा भी, क्योंकि समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है छोटा करना या लघु करना। छोटा करना या लघु करना समास शब्द का अर्थ होता है। जहां पर छोटा किया जाए या लघु किया जाए उसको समास बोलते हैं भाई। विस्तार तो फैलाना हो गया ना, और विग्रह अलग अलग होना, और विच्छेद ये भी अलग अलग होना होता है। ठीक है, चलें आगे। निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? कितना आसान है भाई। आपको यह बताना है कि इसमें से अव्ययी भाव समास कौन सा है, बताओ। अरे 1 मिनट में देखते ही आंसर आना चाहिए, इतना आसान प्रश्न है ये। 1 मिनट में देखते ही आंसर आना चाहिए इसका, तो बहुत आसान प्रश्न है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा इस प्रश्न के अंदर। ठीक है ना? तो देखो, नर नारी, नर नारी का विग्रह कैसे करोगे? नर और नारी, नर और नारी। तो इसके अंदर कौन सा है? इसमें तो द्वंद्व समास है। नर और नारी में कौन सा है? द्वंद्व है भाई। सी बिल्कुल सही है आप सबका। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ। समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है। प्रतिदिन इसके अंदर है दिन दिन, इसमें अविभाव है भाई। धर्मवीर में, धर्म में वीर, धर्म में वीर, इसमें तत्पुरुष समास बनता है। ठीक है ना? इसमें समास कौन सा बनता है? तत्पुरुष। तो आंसर क्या आएगा अपना? सी। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? बताओ भाई। ये कहता है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान, द्विगु, ये देखो मात्रा कहाँ लगी हुई है, यहाँ लगनी चाहिए थी। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पहले पद में और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय कहते हैं भी। और मैंने आपको शायद ये पहले बताया भी था कि 26 सितंबर को जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आया था। यहाँ से क्या पूछा गया था कि जिस समास में विशेषण विशेष्य का या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाए वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है भाई एग्जाम में। फिर देखिए, कौन से कर्मधारय समास किसमें है भी? निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर्युगम, माता पिता, नीलोत्पलम। बताओ भाई, इसमें कर्मधारय समास किसमें है? ठीक है ना? तो देखो, चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब चक्र है जिसके हाथ में, तो इसमें कौन सा समास बनता है? बहुव्रीहि। चक्रपाणी का मतलब चक्र है जिसके हाथ में, बहुव्रीहि समास बनता है ना? उसके बाद चतुर्युगम, 4 युगों का समूह, 4 युगों का समूह। तो पहला पद संख्यावाची है और समूह का बोध करवा रहा है, तो कौन सा बनेगा? द्विगु बनेगा। माता पिता क्या कहोगे? माता और पिता, माता और पिता, इसमें कौन सा बनता है? द्वंद्व बनता है भाई। लेकिन नीलोत्पलम, यानी कि नीला है जो उत्पल, यानी कि फूल, उत्पल का मतलब फूल, नीला है जो फूल, इसमें कौन सा बनेगा? सी बनेगा, क्योंकि फूल की विशेषता बताएगी उत्पलम। इसमें उत्पलम शब्द है, उत्पलम का मतलब फूल होता है कि जो फूल नीला है, तो इसमें कौन सा है? इसमें कर्मधारय समास है, क्योंकि फूल की विशेषता बताई गई कि वो क्या है? नीला है।
ठीक है ना। फूल की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो नीला है। फिर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ये मैंने आपको करवाया हुआ क्वेश्चन। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से? एक तो तत्सम, दूसरा तद्भव, फिर देशज, और एक कौन सा है भाई? विदेशज। ठीक है ना। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं भाई। याद आया क्या आपको या नहीं आया? आया याद? उत्पत्ति के आधार पर मैंने करवाया था ना, उद्गम के आधार पर, स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। फिर देखिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाई ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों की त्यों करते हैं, ये तो बता दो भाई। फटाफट आना चाहिए आंसर भाई। फिर मैं आपके आंसर की वेट करती रहूं, बता दो बता दो, और आप लोग धीरे धीरे आंसर करो। इससे पहले तो फिर मैं ही बता दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर जितना आप ढीले चलेंगे ना तो उतना अपने क्वेश्चन कम होंगे, स्पीडली चलेंगे तो प्रश्न ज़्यादा हो जाएंगे। तो फायदा तो ज़्यादा प्रश्न करने में है, थोड़े में तो कोई भी फायदा नहीं है ना। हाँ जी, ए तत्सम आएगा। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? ज्यों की त्यों किया जाता है। ठीक है। और तद्भव कौन से होते हैं? तद्भव वो होते हैं कि जिनका रूप संस्कृत के जिन शब्दों का रूप, एक मिनट भाई, कुछ बदल कर संस्कृत के जिन शब्दों का रूप कुछ बदल कर या बिगड़ कर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। हिंदी में क्या किया जाता है? प्रयोग। देशज वो होते हैं जो जिनका प्रयोग हम जो किस लिए बनाते हैं? अपनी सुविधा के लिए, यानी कि जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। और विदेशज वो होते हैं कि जो दूसरी भाषा से हिंदी में आते हैं। ठीक है ना। फिर देखिए, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ बता दो। करवाए थे ना रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो बताओ रूढ़ कौन सा है? और रूढ़ शब्दों को ही क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्दों को ही मूल शब्द भी बोला जाता है। रूढ़ को मूल भी बोला जाता है भाई, यानी कि जो अपने मूल रूप में हैं, जिनके खंडों का या टुकड़ों का अर्थ नहीं निकलता। डी बताया है, बिल्कुल सही है रविंदर ने। डी पशु। पशु में पै को अलग कर दोगे और शु को अलग कर दोगे तो कोई भी अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा भाई। ठीक है ना। वाचनालय, वाचन प्लस में आल्य अलग अलग बन जाएगा ना, या पढ़ने के लिए जो स्थान होता है। तो ये तो अपना कौन सा है? यौगिक शब्द है। विद्यालय ये भी यौगिक है, विद्या के लिए अल्य, विद्या प्लस में अल्य बन जाएगा। समतल, सम प्लस में तल, ये भी अपना यौगिक है। ठीक है ना। तो अपना पशु जो है ना वो रूढ़ शब्द है भाई, क्योंकि पै और सु को अलग अलग करने से कोई भी अर्थ नहीं निकलता। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अब इसमें योग रूढ़ बताना है भाई। मैंने आपको बताया था कि जितने भी बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सारे के सारे योग रूढ़ के उदाहरण हैं भाई। ठीक है ना। बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे योग रूढ़ के होते हैं भाई। तो ये कहता है कि पवित्र, कुशल, विनिमय या जलज। तो पवित्र तो नहीं है ना, पवित्र तो नहीं है, पवित्र तो योग रूढ़ नहीं है। पवित्र का मतलब पवित्र। ठीक है ना। ये तो पता है ना अपने को, पो प्लस में इतर ऐसे बना हुआ है। कुशल है ना, ये भी नहीं है। विनिमय ये भी, इसका भी कोई अलग से अर्थ नहीं है योग रूढ़ का, लेकिन जलज का है। जलज का मतलब जल में, और जय का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। जय का मतलब क्या है? उत्पन्न होना।
यानी कि जो जल में उत्पन्न होते हैं वो क्या है, कमल का फूल, कमल का फूल। तो जो अपना योगरूढ़ शब्द है वो जलज है भाई, इसमें योगरूढ़ शब्द कौन सा है, जलज है। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं, जो या तो किसको जोड़े, दो शब्दों को जोड़े, या किसको जोड़े, दो वाक्यों को। तो ऐसे कौन से शब्द होते हैं, समुच्चयवाचक, सर्वनाम, संबंध सूचक, या इनमें से कोई नहीं। बताओ, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वो समुच्चयवाचक होते हैं भाई। वो कौन से होते हैं, समुच्चयवाचक। संबंध सूचक तो वो होते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई जो सो, ठीक है ना, जितना उतना, एक मिनट है ना, संबंध सूचक, समुच्चयवाचक, संबंधवाचक वो तो सर्वनाम है, हाँ जी समुच्चयवाचक आएगा। संबंध सूचक तो ये भी होते हैं, देखो मैं बताऊं और भी होते हैं, ये होते हैं के आगे, के पीछे, और सर्वनाम पता है संज्ञा के स्थान पर, तो समुच्चयवाचक आएगा। कौन सा आएगा, समुच्चयवाचक, ये आएगा भाई इसके अंदर। आगे देखो, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है। वस्तुओं की विशेषता बतानी है भाई, तो इसका तो आंसर गलत है, इनमें से कोई नहीं आएगा। किसी का तो ये भी आना चाहिए, इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि वस्तुओं की जो विशेषता बताते हैं ना वो क्या होते हैं, वो विशेषण होते हैं। जो वस्तुओं की क्या बताते हैं, विशेषता, वो क्या होते हैं, वो विशेषण होते हैं भाई, ठीक है। तो संज्ञा तो हमें पता है कि कोई नाम है, सर्वनाम पता है जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। क्रिया किसी काम का करना पाया जाए या होना पाया जाए तो वो क्या कहलाती है, क्रिया। लेकिन ये पूछ रहा है कि विशेषता बताने, तो इनमें से कोई नहीं आएगा भाई, ठीक है। आगे देखो, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि वह घर पहुंच गया, इसमें पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है, प्रेरणार्थक नहीं, कोई प्रेरणा थोड़ा ना दे रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया तो वहां होगी जैसे भिजवाना, पिटवाना, मरवाना, लिखवाना, बचवाना, है ना, दिलवाना, ये होती है प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया, ये भी नहीं आएगा। पूर्वकालिक क्रिया तो वो होती है कि जैसे राम गृह कार्य करके खेलने चला गया, पिताजी नहाकर बाजार चले गए, माताजी खाना बनाकर घूमने चली गई, तो ये वहां होती है पूर्वकालिक क्रिया। तो ठीक है, तो द्विकर्मक भी नहीं है। द्विकर्मक तो वो होती है जिसमें दो कर्म दिए हों, जिसमें क्या हो, दो कर्म हो, यानी कि अपने को क्या का भी जवाब मिले और अपने को जवाब मिले किसको का भी, वो होते हैं द्विकर्मक, तो वो होती हैं भाई। और संयुक्त क्रिया ये आएगी भाई, क्योंकि पहुंच क्या है, ये मुख्य क्रिया है, और गया क्या है, ये सहायक क्रिया है। देखो मैं संयुक्त क्रिया आपको समझा दूं, और शायद मैंने करवाई भी थी आपको अच्छी तरह से। तो एक तो वाक्य में होती है मुख्य क्रिया, एक तो होती है मुख्य क्रिया, और दूसरी होती है सहायक क्रिया, जिसको आप इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हो। सहायक क्रिया को ही क्या कहा जाता है, रंजक क्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ को रंजित करती है। उसके बाद क्या आ जाएगा, संयुक्त क्रिया आ जाएगा। उसके बाद अपनी कौन सी है, संयुक्त क्रिया है। तो मुख्य क्रिया क्या कि जो वाक्य में मुख्य रूप से आए। अब जो पहुंच क्या है इसके अंदर, ये मुख्य क्रिया है। पहुंच क्या है, ये मुख्य क्रिया है, ठीक है। उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलते हो। हेल्पिंग वर्ब कैसे, और इसको रंजक क्रिया भी बोलते हैं, यानी कि जो मुख्य क्रिया के बाद आएगी और अर्थ को प्रकट करने में सहायता करेगी। तो इसके अंदर जो गया है ना, वो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। फिर संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त का तो मतलब ही होता है क्या, इकट्ठा। संयुक्त का क्या मतलब है, इकट्ठा, यानी कि जब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों इकट्ठी आ जाए
तो वो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अब ये संयुक्त क्रिया तो पूछ रहे हैं, पहुंच गया, ये कौन सी है? ये संयुक्त क्रिया है। ठीक है ना। फिर देखिए, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म का, गुण का और अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? धर्म का, गुण का या अवस्था का? बताओ भाई, कौन सी संज्ञा कहते हैं जिससे किसी भी वस्तु के धर्म का, गुण का या अवस्था का? व्यक्तिवाचक तो नहीं कहते। व्यक्तिवाचक में तो व्यक्ति का किसका ज्ञान होता है? व्यक्ति का। कौन सा व्यक्ति? कोई विशेष, किसी विशेष व्यक्ति का या विशेष वस्तु का या स्थान का बोध हो, है ना, या प्राणी का बोध हो। भाववाचक कहते हैं इसको, ये आंसर आएगा भाई। जातिवाचक, जाति के संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान हो, जाति के संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान हो, वो कौन सी होती है? वो जातिवाचक होती है भाई। भाववाचक, भाववाचक में ज्ञान होता है भी धर्म का, गुण का और अवस्था का। इनका ज्ञान किसके अंदर होता है? भाववाचक में होता है भाई। ठीक है, कैसे? थोड़ा सा बताओ। जैसे हमने कहा वीरता, तो ये भाववाचक संज्ञा है। हमने कहा कि भाई मिठास, इसके अंदर मिठास है, ये तो गुण है, भाववाचक संज्ञा है। या हमने कहा अवस्था के बारे में, बुढ़ापा है तो भाववाचक संज्ञा है, यौवन है तो भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा को आप अच्छी तरह समझते हो कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, गिन नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा होती है भाई। फिर देखो, वाक्य में जब क्रिया का संबंध भाव से हो रहा हो तो कौन सा वाच्य होता है? यह कहता है कि वाक्य में जब क्रिया भाव के अनुसार अपना काम करती है ना, क्रिया किसके अनुसार काम करती है? भाव के अनुसार। तो कौन सा वाच्य होता है? पता है, भाववाच्य होता है। यह है कर्तृवाच्य, इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार काम करेगी और इसमें कर्म के अनुसार करेगी, ये तो बात है। फिर देखिए, राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊंगा क्या है? ये कह रहा है कि राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। इसमें मैं कल नहीं आऊंगा किस प्रकार का, क्या है ये वाक्य? तो बताओ, ये प्रधान है, आश्रित है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? मैंने आपसे ये बात कही थी जब ये टॉपिक मैंने करवाया कि राम ने कहा कि अगर इस तरह से आ जाए तो ये जो पहले वाला होता है ना, ये प्रधान होता है, और जो ये बाद वाला होगा ना, मैं कल नहीं आऊंगा, ये कौन सा होगा? ये आश्रित होगा भाई। ये कौन सा होता है? ये आश्रित होता है। तो आपको आंसर क्या जाएगा? दो, ये भी नहीं और ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक है, लेकिन जो वाक्य किससे शुरू होते हैं? संबंध बोधक से, संबंध बोधक से शुरू होते हैं, उनमें मामला उल्टा हो जाता है। जैसे जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो यहां पर वही और जो, ये दोनों क्या हैं? ये संबंध बोधक है। यहां पर मामला उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या? ये जो पहले वाला है ना, ये बन जाएगा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, और बाद वाला क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। ठीक है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य? ये तो बड़ा आसान है भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा। ये कह रहा है कि संतोष से बढ़कर सुख नहीं, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र है, सरल है या संयुक्त है? तो हम क्या कहेंगे? ये एक सरल वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य है? ये एक सरल वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये बताओ। बताओ भाई, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से क्या रहता है? वंचित रहता है। ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल है, मिश्र है या संयुक्त है? ये कौन सा वाक्य है भाई? ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि किंतु क्या है? ये समुच्चय बोधक है। किंतु यहां पर क्या आया?
समुच्चय बोधक है। तो देखो, संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जहां पर दो सरल वाक्यों को, यानी कि एक सरल वाक्य और प्लस में दूसरा सरल वाक्य, जहां पर दो सरल वाक्यों को इकट्ठा किया जाए और किससे जोड़ा जाए, किसी समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा जाए। जहां पर दो सरल वाक्यों को इकट्ठा किया जाता है और किसी समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा जाए। निम्न मुहावरे के लिए विकल्प चुनिए। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना। अब ऐसे तो है नहीं कि बच्चा पेट में होगा तो उसकी दाढ़ी आ जाएगी। दाढ़ी कब आती है? जब आदमी समझदार होता है ना। ये था ना, जब कोई भी बच्चा हो, जब वो युवा होता है ना, जवान होता है, तो जब युवा होता है तो उसके अंदर समझदारी आती है, दुनियादारी को जानने लग जाता है। तो पेट में दाढ़ी होता है, अरे होना, छोटी आयु में बुद्धिमान होना, ठीक है ना। ये तीनों नहीं आएंगे। फिर देखो, घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? घड़ो पानी पड़ जाना, बताओ। स्नान करना, अरे नहीं। प्रसन्न करना, नहीं। अत्यंत लज्जित होना, सिर पर पानी डालना, ये भी नहीं आएगा। कि जब कहते हैं ना कि वह, उसके ऊपर तो घड़ो पानी पड़ गया। चोरी पकड़े जाने पर, ऐसी तरह इस तरह का वाक्य बनाएंगे ना, चोरी पकड़े जाने पर मोहन पर घड़ो पानी पड़ गया, मतलब बहुत ज्यादा वो शर्मिंदा हुआ, लज्जित हुआ भी, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अच्छा, ये रह गया क्या? तभी मैंने सोचा दो चला गया लगता है। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। दांत खट्टे करना, नींबू खाना, अरे नहीं। सिर चढ़ाना, नहीं। शोक करना, नहीं। हरा देना। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना, युद्ध में हरा देना, दांत खट्टे करना होता है। मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। आंखें दिखाना, कहते ना, अरे मेरे को ज्यादा आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, बोलते ना इस तरह से। तो क्या? क्रोध करना, ये पहले ही आएगा। रूठना नहीं होता, ना जांच करवाना और ना ही डराना। ठीक है ना। आंखें दिखाना, ठीक है क्या? या कोई गलती है? सही है। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका क्या अर्थ है? अभाव ही अभाव, नहीं। पेट पूजा करना, नहीं। असंगत बातें करना, इन दोनों में से एक होगा। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, ये है असंगत बात करना, है ना। ब्याह है और ब्याह में गीत कोई खुरपी के, मतलब इनके गाए जा रहे हैं जो खेतों में काम करते हैं, तो ये है असंगत बातें करना, यानी कि बातों का आपस में कोई मेल नहीं है, असंगत बातें की जा रही है ना। इसलिए तो बोल रहे हैं ना, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, ठीक है। जाके पाँव ने फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। तो भावुक होना, नहीं। कठोर होना, नहीं। दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, रे नहीं। ये तो कहता है कि जिसका पैर के अंदर कभी फटा ही नहीं ना, पैर नहीं फटी, पैर फटा नहीं, वो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता। तो डी आएगा, जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। जस दुल्हा तस बनी बारात, मतलब जैसा दूल्हा है ना वैसी बारात है भाई, वैसी बारात बनाई गई है। तो कौन सा? अधिक मजाक बुरा नहीं, मोल तोल करना नहीं, ये आएगा भी, ये भी नहीं आएगा बेमेल होना। सभी साथी एक ही जैसे, जस दूल्हा तस बनी बारात, कि सभी साथी क्या हैं? एक ही जैसे हैं। ये कहते हैं कि आडंबर तो बहुत है किंतु वास्तविकता कुछ भी नहीं है, उसके लिए सही लोकोक्ति है। आडंबर तो बहुत कर रखे हैं और है कुछ भी नहीं। तो मोहरों की लूट कोयले पर छाप, नहीं। ऊंची दुकान फीका पकवान, है ना, ये होगा ना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि दुकान तो बड़ी ऊंची, बड़ी मतलब अच्छी बना दी,
लेकिन जो उसके अंदर पकवान है ना, मतलब जो सामान है या मिठाई है, जो भी है, मान लो हलवाई की दुकान है, उसके अंदर कोई दम नहीं है। तो आडंबर तो ज्यादा है, लेकिन रियलिटी कुछ भी नहीं है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। लूट में चरखा नफा नहीं, खोदा पाड़ने के लिए चुइया, ये भी नहीं आएगा। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है श्रृंगार को भाई। जो श्रृंगार रस है ना, इसको सबसे बढ़िया माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया श्रृंगार रस होता है। अरे ये बताया तो था मैंने आपको कि रसों का राजा, रस राज की संज्ञा किसको दी गई है? बताया था ना, किसको दी गई? श्रृंगार रस को। श्रृंगार जो रस है ना, इसको रस राज कहा जाता है, रस राज। रस राज माना रसों का राजा। फिर देखो, कवि बिहारी किस रस के कवि हैं? ये श्रृंगार रस के कवि हैं भाई, इसको याद कर लेना, लिटरेचर का प्रश्न है भाई। कवि बिहारी कौन से रस के कवि हैं? श्रृंगार रस के कवि हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। इनमें रस बताना है भाई, है ना। कौन कहती है ये? मीराबाई। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई भी नहीं है, और जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरा पति वही है। तो समझ गए ना कौन सा है? श्रृंगार। क्योंकि जहां पर नायक और नायिका का वर्णन हो, नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो या बिछड़ने का, हमेशा श्रृंगार रस होता है भाई। ठीक है। शोभित कर नवनीत लिए, घुट रूनी चलत, रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। इसमें कौन सा रस है? भगवान कृष्ण के बारे में है। नवनीत किसको बोलते हैं? माखन, माखन को बोलते हैं नवनीत। कि अपने सुंदर हाथों में माखन लिए हुए, घुटनों के बल चल रहे हैं, रेत से सारा शरीर मंडा हुआ है, मतलब लगी हुई है रेत, मिट्टी। मुख दधी लेप किए, और अपने मुख के ऊपर दधी का लेप, इवन की दही का लेप किए हुए हैं। तो बताओ, विभाव है, अलंबन है, हास्य है, या वत्सल है? वत्सल। वत्सल क्या होता है? वात्सल्य रस, यानी कि संतान के प्रति प्रेम, वात्सल्य रस है भाई। निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश के लिए सही छंद का चयन करो। जहां चारों चरणों में समान मात्रा होगी, वो सममात्रिक छंद होता है भाई। कौन सा होता है? सममात्रिक छंद होता है। ठीक है। बहुत इतने आज के लिए तो 45 क्वेश्चन कर लिए हमने आज। आज हम बड़े स्पीड से चले हैं ना, तो अब आपकी भी तो स्पीड बढ़ गई। कई दिन हो गए ना हमें ये करते क्वेश्चन आंसर, तो आपकी भी स्पीड बढ़ चुकी है, आपने भी जल्दी जल्दी आंसर दिया आज। ठीक है ना। फायदा हो रहा है ना, बहुत प्रैक्टिस हो रही है सारी हिंदी ग्रामर की, है ना। तो चलिए जी, आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।